साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए बिल्कुल भी लेट नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। ये रहा पहला प्रश्न। जितने भी प्यारे साथी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, पहला सवाल देखिए, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। साथियों, ये सवाल ना आपका टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर मौलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल। आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। देखिए साथियों, आप लोगों को समझने के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए और याद रहे, इसलिए आप लोगों के लिए ना साइड में इससे रिलेटेड एक फ़ोटो भी साथियों लेके आ गए हैं। जैसे में देखिए, पहला में आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपको क्या दिख रहा है, नींबू दिख रहा है, लेमन। और लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद साथियों ये देखिए, जिसको आप लोग इमली बोलते हैं, इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और साथियों ये जो विनेगर है, जिसको सिरका बोलते हैं, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लिखा है। उसे देखिए, टमाटर जो है साथियों, टमाटर, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल मौजूद है। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल मौजूद है साथियों। उसे देखिए, चाय जो है, जिसको पी करके आप टेंशन खत्म करते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है। साथियों फिर यहाँ पे कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी में आपका कैफेटोनिक एसिड मौजूद है। उसके साथ ही आपका सेब जो है, सेब में कौन सा अम्ल है, इसमें मैलिक एसिड है। उसके साथ ही दूध में कौन सा एसिड है, तो इसमें लैक्टिक एसिड है। कौन सा, लैक्टिक एसिड। साथियों क्या लिखा है, कोकोनट मिल्क, यानी जो कोकोनट का जो पानी होता है, इसमें कौन सा एसिड है साथियों, इसमें लॉरिक एसिड है। कौन सा, लॉरिक एसिड। और साथियों देखिए, आपका यहाँ पे आंवला, आंवला और क्या है, गूसबेरी है, तो इसमें आपका आंवला में क्या हो जाएगा साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और जो सोडा वाटर है, सोडा वाटर, इसमें आपका होता है कार्बोनिक एसिड साथियों। फिर आपका एक क्या बचा, बटर जो होता है, बटर, इस बटर में आपका ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एसिड प्रेजेंट इन फूड, यानी किस फूड में कौन सा एसिड पाया जाता है। साथियों आप लोगों के लिए एक चार्ट भी लेके आ गए हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से देख के आप खुद बता सकते हैं कि सेब में कौन सा अम्ल मौजूद है। तो देखिए, सेब में आपका क्या है साथियों, मैलिक एसिड। तो देखिए मैलिक कहाँ पे है, तो ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है। किसमें, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है मैलिक एसिड साथियों। कहाँ दिख रहा है, मैलिक एसिड, ऑप्शन बी में दिख रहा है साथियों। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये तो आपको पता चल गया, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, तो साथियों ये आपका आंवला में पाया जाता है। ठीक है। उसे साइट्रिक एसिड साथियों, साइट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है, ये भी पता चल गया। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल जो है साथियों, ऑक्जेलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है, ये किस फूड में पाया जाता है, किस चीज़ में पाया जाता है, इसका जवाब साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर, अगले सवाल की ओर। ये रहा दूसरा सवाल। देखिए साथियों, जिस क्वेश्चन में लगा कि आपको वहाँ पे डायग्राम वगैरह, फ़ोटो वगैरह देना हो, तो हम लोग वहाँ पे फ़ोटो का यूज़ किए ताकि आपको समझ में आए। दूसरा सवाल कि मलेरिया किसके कारण होता है। आपको बताना, जो मलेरिया जो बीमारी होती है, वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या फिर कृमि के कारण। साथियों फटाफट बताइए, मलेरिया किसके कारण होता है। देखिए मलेरिया के बारे में आपको बताते चले बहुत सारी बातें। इसका वाहक जो है साथियों, इसका वाहक, मलेरिया का वाहक पूछा जाता है, तो इसका वाहक कौन है, इसका वाहक है मादा एनोफिलीज़। कौन साथियों, मादा एनोफिलीज़ क्या होता है, इसका वाहक होता है। मादा एनोफिलीज़ इसका क्या होता है, वाहक होता है। और इसके बारे में साथियों किसने बताया था, तो एक कौन था, एक वैज्ञानिक, इसका नाम क्या था, रोनाल्ड, क्या नाम था साथियों, रोनाल्डो नहीं, रोनाल्ड रोस साथियों। कौन था, रोनाल्ड रोस, इसने बताया था किसके बारे में, मलेरिया के बारे में जानकारी दिया था। और कि वाहक कौन था इसका, मादा एनाफिलीज़। कि भाई इसने क्या बताया था कि मादा एनाफिलीज़ के काटने से क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है साथियों। अब देखिए इसमें किसके कारण होता है, तो कारण कौन हो जाएगा साथियों, प्रोटोजोआ हो जाएगा। कौन, प्रोटोजोआ। कौन हो जाएगा साथियों, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, तो प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा, आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स हो जाएगा। कौन साथियों, प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे हम लिख देते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स। कभी अगर ये पूछ दे कि किस प्रोटोजोआ के कारण होता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा वो प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण होता है। आप ध्यान रखिएगा। किसने बताया था इसके बारे में, तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक मादा एनोफिलीज़ है। कौन, मादा एनोफिलीज़। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि
इसको बोन हड्डी बोलते हैं, कौन सी है? बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का सवाल पूछा है आपको। ऑप्शन है साथियों फीमर, या फिर स्टेपीज, या साथियों रेडियस, या उल्ना। ठीक है, तो देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है आपको बताना है। आपको यहाँ से हम फीमर के बारे में बताते चलें कि ये ना साथियों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी अस्थि है साथियों, आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी अस्थि की अगर बात करें कौन है साथियों, आपका फीमर है। और ये फीमर कहाँ की हड्डी है? तो साथियों ये आपका जांग की हड्डी है। कहाँ की? जांग, जो हम लोगों के जांग में जो हड्डी होता है ना, उसको क्या, उसका नाम क्या है? फीमर है। और ये सबसे बड़ी अस्थि है। साथियों सबसे छोटी की बात की है तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा। और ये कहाँ पे मौजूद है? तो साथियों ये कान में मौजूद है। कहाँ पे? कान में। हमारे कान में कुल कितने, एक कान में कितने हड्डी हैं? 3 हड्डी है। तो साथियों ये आपका बीच वाला हड्डी क्या है? स्टेपीज है, और सबसे छोटी हड्डी है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी हड्डी के बारे में आपको बता दिए, कौन है? फीमर है। एक सवाल और पूछता है साथियों कि हमारे शरीर का ना सबसे मजबूत, ये भी पूछता है, सबसे मजबूत अस्थि कौन है? सबसे मजबूत अस्थि अगर आपको पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये कौन होता है साथियों? सबसे मजबूत अस्थि आपका जबड़ा। कौन? जबड़े की अस्थि। कहाँ की साथियों? जबड़े की अस्थि जो है ये सबसे मजबूत है। सबसे मजबूत कौन है साथियों? जबड़े की अस्थि। कौन? जबड़े की अस्थि यानी जबड़े की हड्डी। चलिए, जबड़े की हड्डी क्या होता है? सबसे मजबूत होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। सवाल है साथियों कि पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस। देखिए जितने सारे भी जानदार है साथियों, जितने भी जानदार चीज़ है सबको ही श्वसन करता है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें सब में होता है। ये सारी चीज़ें कॉमन है एक लिविंग थिंग्स में। तो देखिए अब पेड़ पौधा भी लिविंग है, मतलब सजीव है, तो उसमें भी श्वसन होगा साथियों। तो वो श्वसन जो करता है वो उसके लिए आवश्यक गैस कौन सा है? क्या आवश्यक गैस साथियों नाइट्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है? देखिए आज तक बहुत सारे साथी ये जानते होंगे कि पेड़ पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। साथियों ये तो बात सही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, लेकिन श्वसन में नहीं। श्वसन में ना पेड़ पौधे भी क्या करता है साथियों? ये भी ऑक्सीजन ही लेता है। श्वसन के लिए पेड़ पौधा भी क्या लेता है? ऑक्सीजन ही लेता है। जिस तरह हम लोग श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं ना साथियों, सेम टू सेम पेड़ पौधा भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ऐसा नहीं सोचना कि सर गलत बता रहे हैं। बिल्कुल सही है कि पौधे भी श्वसन के लिए कौन सा गैस ले रहे हैं साथियों? ये भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेते हैं, और हम लोग भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेते हैं। अब जब बात हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कब करता है? जब ये अपना भोजन बनाता है। और अपना भोजन कब बनाता है? जब ये CO2 और H2O इसको लेकर के साथियों, जो आपका सनलाइट है इसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल इसकी मौजूदगी में क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है साथियों। ये जो अपना भोजन जो बनाता है, ये जो अपना भोजन बनाता है ना, तब वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। आप ध्यान रखिएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पेड़ पौधा कब करता है? जब वो अपना भोजन तैयार करता है। कब? जब वो अपना भोजन तैयार करता है, जब अपना भोजन बनाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ही क्या बोला जाता है? वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन को तैयार करता है साथियों। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो श्वसन क्या है? श्वसन के लिए कौन सा गैस? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कब होता है? जब वो अपना भोजन तैयार करता है। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। अगला सवाल साथियों कि ध्वनि की आवृत्ति की SI इकाई क्या है? बताइए, ध्वनि जो होता है, ध्वनि की आवृत्ति की SI इकाई। ऑप्शन है वाट, जूल, हर्ट्ज, या डेसिबल। साथियों आपको बताना है कि ध्वनि की आवृत्ति की SI इकाई क्या हो जाएगा। ध्वनि की, देखिए ध्वनि की SI इकाई नहीं पूछा, बल्कि ध्वनि की आवृत्ति की पूछा है। किसकी? ध्वनि की आवृत्ति। तो ध्वनि की आवृत्ति की साथियों SI इकाई क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। बाकी वाट तो आप लोग जानते ही हैं, ये आपका शक्ति का होता है। किसका साथियों? वाट आपका शक्ति का होता है। उसके बाद जूल जो है साथियों, ये कार्य या ऊर्जा का होता है। किसका? कार्य या ऊर्जा का आपका क्या होता है? जूल होता है, ध्यान रखिएगा। और डेसिबल आपका किसका होता है साथियों? ये आपका डेसिबल आपको बताना है, डेसिबल ध्वनि का होता है। किसका? ये आपका ध्वनि का होता है। आप देखिएगा DB लिखा रहता है। क्या? DB यानी डेसिबल। चलिए यहाँ से आप कुछ बातें और ध्यान रखिएगा, जैसे एक होता है साथियों श्रव्य, एक होता है अवश्रव्य, एक होता है प्राश्रव्य। क्या होता है साथियों? एक होता है क्या? एक होता है आपका अवश्रव्य, एक क्या होता है? अवश्रव्य। इसकी आवृत्ति कितना होता है साथियों? अवश्रव्य की आवृत्ति 20
हर्ट्ज से कम। क्या होता है इसकी आवृत्ति? 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये हो गया अपश्रव्य। और एक क्या हो गया साथियों? एक होता है श्रव्य होता है। श्रव्य मतलब इसको आप सुन पाते हैं। तो सुन पाते हैं किसको? 20 हर्ट्ज से लेकर के कहाँ तक साथियों? 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रहेगा तो उसको हम लोग सुन पाते हैं और उसको श्रव्य के नाम से जाना जाता है। और एक क्या हुआ साथियों? एक होता है प्राश्रव्य। क्या होता है? प्राश्रव्य होता है। तो प्राश्रव्य का क्या हो जाएगा? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। प्राश्रव्य का क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है साथियों। इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। एक को बोलते हैं अपश्रव्य, एक को बोलते हैं श्रव्य और एक को बोलते हैं प्राश्रव्य। और हम लोग जो सुन पाते हैं साथियों उसका रेंज क्या है? वो है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के हम लोग इसको रेंज को सुन पाते हैं साथियों, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। अगला सवाल कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? साथियों पहला ऑप्शन है न्यूटन दिया था, या फिर जूल, या आइंस्टीन साथियों, या फिर जॉन डाल्टन। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ना ये आपका साथियों जूल दिया था। कौन? जूल जो है, जूल आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। इसीलिए देखिएगा ना ऊर्जा का ऐसा ही क्या है? जूल है साथियों। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या ही बोलता है साथियों कि आप ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को ना ही क्या कर सकते साथियों? उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको आप क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही साथियों नष्ट कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी संरक्षण का नियम बताए ना, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जब भी उस तरह का नियम रह जाए समझ जाइएगा उसका ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका नष्ट किया जाता है। अब जैसे ऊर्जा को आप ना ही उत्पन्न कर सकते, ना ही उसका नष्ट कर सकते, बल्कि इसको क्या किया साथियों? एक रूप से दूसरे रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? इसका रूपांतरण किया जाता है। ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है साथियों। क्या किया जाता है? इसका रूपांतरण किया जाता है। आपको एग्जाम्पल द्वारा बताते हैं। जैसे आप जानते हैं मोटर, जैसे आप जानते हैं ना साथियों, मोटर नाम सुने होंगे। क्या नाम सुने आप? मोटर। तो मोटर क्या करता है आपका? देखिए आपको एक एग्जाम्पल द्वारा बता दे रहे हैं। मोटर क्या करता है साथियों? ये आपका मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हाँ, मोटर आपका क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, किसको साथियों? मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को मोटर आपका यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा विद्युत को क्या करता है? ये यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। अब आप यहाँ पे बताइए कि क्या इसका निर्माण हुआ या फिर नष्ट हुआ? बल्कि नहीं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अगर आप जनरेटर की बात कर ले साथियों, जिसको डायनामो बोलते हैं, वो इसका जस्ट ऑपोजिट करता है, वो यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से ना ऊर्जा क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, ना कि उसका निर्माण होता है और ना ही वो आपका नष्ट होता है। ये किसका कहना है? ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम का कहना है। और इसको किसने दिया था साथियों? इसको जूल साहब दिए थे। कौन? जूल साहब दिए थे। इसलिए ऊर्जा का एसआई का अगर पूछे क्या हो जाएगा तो आपका जूल होता है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। चलिए साथियों अगला सवाल आपके सामने में है। देखिए कि दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। ये गुण किसका है? देखिए कोई दर्पण है, उसमें आप क्या कीजिएगा? वस्तु को आप जितना दूर रखिएगा ना, सपोज ये आपका एक दर्पण है। क्या है साथियों? ये आपका एक दर्पण है। देखिए सही से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। ये आपका एक दर्पण है। मान लिए कि इतना दूरी पर, कितना, 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई एक गोलू मोलू सा बच्चा है। कौन है? गोलू मोलू सा बच्चा है साथियों। ठीक है, चलिए उसका देखिए क्या बोला है कि दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर है, जैसे 5 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। तो साथियों कितना? 5 मीटर अगर इधर है तो 5 मीटर दूरी पर क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब भी बनता है। वो गोलू मोलू का प्रतिबिंब कितना? 5 मीटर की दूरी पर बनता है। तो आपको बोला है कि यह गुण किसका है? ये मतलब ये कौन सा दर्पण है? क्या साथियों? ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, या अवतल दर्पण हो जाएगा, या समतल दर्पण हो जाएगा, या लेंस हो जाएगा? साथियों देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा? आप हर दिन जब सुबह जगते हैं ना,
जगने के बाद जो आईना देखते हैं, जो दर्पण देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। हम लोग घरों में जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपका समतल दर्पण है। और समतल दर्पण साथियों, ये आपका समतल दर्पण में ही क्या होता है, आप क्या कीजिएगा, अभी जस्ट ना ये वीडियो देखने के बाद, ये क्लास करने के बाद, या फिर वीडियो को रोक के ही अगर आपके सामने में दर्पण है तो जाके खड़ा हो जाइएगा। आप जितना करीब जाइएगा वो आपका प्रतिबिंब उतना आपके करीब आएगा, आप जितना दूर पीछे जाइएगा प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे जाएगा साथियों। और ये गुण किसका है, तो ये गुण आपका समतल दर्पण का है। किसका है, समतल दर्पण का होता है साथियों। किसका, समतल दर्पण का। अब देखिए यहाँ से ना, ये यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में क्या होता है कि आप जब दर्पण के सामने खड़ा होइएगा तो साथियों आपका राइट साइड उसका लेफ्ट साइड दिखेगा। आप जैसे अपना राइट साइड को ऐसे बढ़ाइएगा ना, तो आपको लगेगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो साथियों, वो आपका ऐसा लगेगा कि वो आपका लेफ्ट साइड को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, ये आपका किसका गुण है, समतल दर्पण का गुण है साथियों, ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए इसका इस्तेमाल जो है ना, समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है पेरीस्कोप में। किसमें, पेरीस्कोप में समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। इस बात को आपको नोट कर लेना है, समतल दर्पण का इस्तेमाल किस में होता है, पेरीस्कोप में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में और बातें आप जानिएगा। तो जैसे क्या हो गया, अब जान लीजिए आप उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है साथियों, साइड मिरर में। कहाँ पे, साइड मिरर में। और इसमें साथियों वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। और अवतल दर्पण का इस्तेमाल बहुत जगह होता है साथियों, जैसे ईएनटी हो गया, मतलब वही जो आँख का, गले का, दांत का जो डॉक्टर होता है, वो आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उसके बाद साथियों ये जो आपका अवतल दर्पण है ना, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, बताइए तो शक्ति का मात्रक क्या होगा। बहुत आसान है, वोल्ट हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, वाट हो जाएगा, जूल हो जाएगा। देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जूल जो है साथियों, ये आपका कार्य, क्या, कार्य या ऊर्जा का होता है। किसका, कार्य या ऊर्जा का क्या होता है, आपका जूल होता है, आप ध्यान रखिएगा। और एम्पियर जो है साथियों, ये आपका विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वोल्ट जो है साथियों, ये वोल्ट विभवांतर का होता है। किसका, विभवांतर का। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। लेकिन साथियों शक्ति का क्या हो जाएगा, इसका वाट हो जाएगा। शक्ति होगा आपके पास तो आप दूसरे को वाट लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। साथियों ये रहा अगला प्रश्न कि CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, किस वर्ग का यौगिक है। देखिए CH4, इसको ना पहले हम लोग बना के देख लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं ना, C और हाइड्रोजन कितना साथियों, 4। लीजिए 4 हाइड्रोजन दे दिए, एक इधर हो गया, एक इधर हाइड्रोजन हो गया, एक इधर साथियों, एक इधर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि CH4 किस वर्ग का यौगिक है। क्या आपका अल्कोहल का है साथियों, कहीं पे आपको, कहीं पे अल्कोहल वाला जो OL जो फंक्शनल ग्रुप होता ये होता है साथियों, इसका सफिक्स, क्या कहीं पे आपको OL दिखा लगा हुआ है, नहीं, तो ये आपका अल्कोहल नहीं होगा साथियों। ऑप्शन क्या, अल्केन या अल्कीन या अल्काइन। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, CnH2n+2, यानी वही कह दो ना +2। उसके बाद कह दो ना +2, इसका क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। और ये जो आपका अल्काइन है साथियों, ये हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जनरल फार्मूला आपके एग्जाम में ना, जनरल फार्मूला से एक सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। एल्केन का CnH2n+2, अल्किन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। और एक बात सिंपल और आपको बता देते हैं, जो साथियों अल्केन ग्रुप होगा ना, क्या होगा, जो अल्केन ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ना कौन सा सिंगल बॉन्ड होगा। जो भी आपका क्या होगा साथियों, अल्केन ग्रुप होगा उसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा साथियों। ठीक है, और अल्काइन में क्या हो जाएगा साथियों, अल्काइन में आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। कितना, डबल बॉन्ड। और साथियों आपका अल्कीन में और अल्काइन में साथियों ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये आपका अल्काइन हो जाएगा। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा साथियों, ये आपका अल्कीन हो जाएगा। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो साथियों ये आपका अल्केन हो जाएगा। इस तरह से भी पहचानने का तरीका है, ANE रहेगा तो साथियों सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और उसके बाद ENE रहेगा लास्ट में साथियों डबल बॉन्ड हो जाएगा। और YNE रहेगा तो समझ जाइएगा वो आपका कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है साथियों, तो देखिए ये आपका कि मीथेन किस वर्ग का यौगिक है, तो देखिए मीथेन मतलब आपका सिंगल बॉन्ड से बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये अल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। कौन सा वर्ग का हो जाएगा, ये आपका अल्केन वर्ग का हो जाएगा। और देखिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सब बात को आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
आई रहा अगला सवाल आपके सामने में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कि FeSO4 को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, इसको जब आप गर्म कीजिएगा ना साथियों तो क्या हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं, काटिए इसको, भगाइए। आपको CO2 कहीं पे दिख रहा है? FeSO4 है तो इसको भी कटाइए। उसके बाद देखिए साथियों SO2 दिख रहा है और NH3 भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसको भी हटाइए। तो देखिए आप जब FeSO4 को जब गर्म कीजिएगा ना तो कौन सा गैस निकलेगा साथियों? आपका SO2 गैस निकलेगा। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा साथियों, आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। सवाल है कि पीने का सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, का सूत्र है। बताइए वॉशिंग सोडा का सूत्र। ऑप्शन है Na2CO3.10H2O, NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, या फिर NaCl जिसको साधारण नमक कहते हैं। बताइए पीने का सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा। तो साथियों पीने का सोडा का सूत्र, जिसको देखिए वॉशिंग सोडा लिखा हुआ है, तो वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा धोवन सोडा जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा Na2CO3.10H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोवन सोडा का Na2CO3.10H2O। और ये जो आपका है साथियों NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका बेकिंग सोडा है। कौन सा सोडा है? बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, या फिर इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाकी ये नहीं है वो, ये साथियों ये आपका क्या है? कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। उसके बाद आपका कास्टिक, हाँ। उसका देखिए NaCl जो साथियों ये आपका साधारण नमक है। क्या है? साधारण नमक। जो साधारण नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये साधारण नमक आपका कौन है? NaCl हो जाता है साथियों, आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बाद बढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सवाल है, इतना आसान सवाल सर काहे ला रहे हैं। ये जो आपका जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते तो क्या बनता है साथियों, ये वाली सवाल ना आपका TRE 3 में पूछा गया सवाल है। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप ज़्यादा हार्ड के पीछे पढ़ करके पता चला आसान सबको छोड़ दिए, उसके बाद एग्जाम में जाकर के आपसे आसान सभी गलत हो गया। देखिए एग्ज़ाम में जो सवाल रहते हैं साथियों इतना भी टफ नहीं रहता है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल रहता है। ये भी सवाल जो इससे पहले वाला भी जो सवाल था, ये सब सवाल आपके TRE में अब तक पूछा गया। जितना भी TRE हुआ है ना साथियों, उस TRE में पूछा गया सवाल है। क्या है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है साथियों? वहाँ पे इस तरह से पूछा गया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, इस तरह पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन है केवल अम्ल, केवल क्षार, लवण और जल, या फिर ऑक्सीजन। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं ना, एक रिएक्शन ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक रिएक्शन ले लेते हैं, खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप क्या है? अम्ल और क्षार। तो अम्ल ले लीजिए ना साथियों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार साथियों क्या ले लीजिए? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसका रिएक्शन कराइएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से Na बाहर आएगा, Na प्लस वाला और Cl माइनस वाला, तो आपका NaCl बन गया। और साथियों प्लस में ये आपका H और OH मिलकर क्या बन जाएगा? जॉल बन जाएगा। अब आप खुद बताइए कि जब आपका अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन कर रहा है, ये है आपका एसिड, क्या साथियों? ये आपका एसिड, और ये है आपका क्या? बेस। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है तो ये आपका क्या है साथियों? साल्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं? लवण, और आई जो आपका है जॉल, जिसको क्या बोलते हैं साथियों? वाटर बोलते हैं। तो खुद आप बताइए कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन किया तो क्या बना? लवण और जल। और लवण और जॉल की तरह साथियों देखिए लवण और जॉल जो है, जॉल, ये आपका ऑप्शन सी में कहाँ पे है? ऑप्शन सी में आपको जॉल दिख रहा है। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण। क्या साथियों? उदासीनीकरण। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए आप अगर उदासीनीकरण नहीं भी याद रखिएगा ना, कम से कम मेरे ख्याल से आप इसका इंग्लिश तो याद रखिएगा। क्या रखिएगा? न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि साथियों आपका जो एग्ज़ाम होता है ना वो बायलिंगुअल रहता है, और बहुत सारा ऐसा ऑप्शन रहता है ना, साथियों बहुत सारा ऑप्शन ऐसा रहता है कि उसमें ना हिंदी कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा हम आपको खुद आप एक प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि TRE 3 में सवाल पूछा गया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो इसको किस प्रकार का अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ था न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन हिंदी में ना साथियों उदासीनीकरण नहीं लिखा हुआ था, तो हिंदी में ना कुछ और ही लिखा हुआ था, जिस वजह से क्या समझ में आया कि अच्छा उदासीनीकरण तो ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन में टिक मार दिया गया था साथियों। तो इसीलिए जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो दोनों को पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिएगा और हिंदी वाला भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो साथियों। तो देखिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर।
ये रहा अगला सवाल कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रंजक जो पिगमेंट है वो है, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है साथियों, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में जो मुख्य रंजक है वो कौन सा है, क्या कैरोटीन है या जेंथोफिल है या क्लोरोफिल है या फाइकोसाइनिन है। तो साथियों उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या क्लोरोफिल उसमें वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। और इसी की मौजूदगी के कारण कैसा रंग होता है, हरा रंग का होता है साथियों। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा, इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। अगला सवाल कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। बताइए मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन है ग्रसनी से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है, अमाशय से शुरू होती है या छोटी आंत से शुरू होती है। तो साथियों देखिए मनुष्य में ना पाचन की क्रिया की बात की है तो पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। कहाँ से, मुंह से। आपका जो भोजन आप करते हैं ना उसका पचना शुरू कहाँ से हो जाता है, मुंह से ही हो जाता है। लेकिन साथियों अगर आपको पूछता कि मनुष्य में प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है या फिर विटामिन, प्रोटीन वगैरह ये सब का, इसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है साथियों, ये होता है शुरू आपका अमाशय में। कहाँ में, अमाशय में साथियों। एंजाइम वगैरह जो वहाँ से निकलता है, पेप्सिन नामक एंजाइम जो निकलता है वहाँ से आपका अमाशय से पाचन शुरू होता है। जैसे मुख गुहा में आपका भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी मुंह में शुरू हो जाता है। अगर बोलेगा कि पाचन की क्रिया अंत कहाँ होती है तो ध्यान रखिएगा साथियों, पाचन की क्रिया पूर्ण बोलिए या फिर अंत बोलिए, वो आपका कहाँ होता है, वो आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ पे, छोटी आंत में। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। सवाल है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। देखिए हमारे शरीर में धमनी और सीरा होता है साथियों। क्या होता है, धमनी और सीरा। देखिए आपको बताते चले, एक क्या होता है, धमनी और आपका सीरा होता है। सीरा जो आप अपने हाथों को देखिएगा ऊपर में जो आपको दिख रहा है ना साथियों, इसको क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। और इसमें ना आप जो डॉक्टर द्वारा जो इंजेक्शन लगाया जाता है, डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन वो आपका सीरा में ही लगाया जाता है। और धमनी साथियों ये आपका अंदर होता है, ठीक है, शरीर के अंदर। तो देखिए सवाल बोला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो साथियों सबसे बड़ी धमनी क्या सीरा हो जाएगा या फिर केशिका हो जाएगा या महाधमनी या फुफ्फुस धमनी। तो देखिए महाधमनी ये क्या होता है, आपके शरीर की सबसे बड़ी धमनी। ध्यान रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन हो जाएगा साथियों, महाधमनी हो जाएगा। और इस महाधमनी का क्या रोल है हमारे शरीर में, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। आप इधर आपको इधर लिख दे रहे हैं कि महाधमनी का क्या रोल है साथियों। ये ना ऑक्सीजन युक्त रक्त को, किसको, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है साथियों, रक्त को हृदय से, कहाँ से, हृदय से, हृदय को यहाँ पे इंग्लिश में हार्ट लिख देते हैं। हृदय से कहाँ कर ले आता है साथियों, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। किसको, देखिएगा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है, ये हृदय से यानी दिल से कहाँ तक ले आता है, पूरे शरीर में ले आने का काम कौन करता है साथियों, आपका महाधमनी। और देखिए यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, ये महाधमनी जो है ये जुड़ा कहाँ रहता है हमारे हृदय में, तो ये आपका बायां, कहाँ साथियों, बायां नीले में। कहाँ पे जुड़ा रहता है, बायां नीले में। देखिए आपको बताए थे कि हमारे हृदय में ना, हमारे हृदय में शुद्ध रक्त जो रहता है साथियों, वो शुद्ध रक्त कौन से साइड में रहता है हृदय का, तो वो बायां साइड में रहता है। जो शुद्ध रक्त होता है ना हृदय के बायां साइड में रहता है साथियों, और अशुद्ध रक्त जो होता है वो हृदय के दायां साइड में होता है, ठीक है। और हमारे हृदय में जो है कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है। इस 4 चैम्बर में 2 अलिंद होता है और साथियों 2 नीले होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल और मेरे ख्याल से आज के सेशन का साथियों अंतिम सवाल। देखिए सवाल है कि हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन है कि रक्त के थक्के ना बनने की बीमारी, या फिर रक्त की कमी की बीमारी, या फिर हड्डियों की कमजोरी की बीमारी, या दृष्टि दोष की बीमारी। बताइए साथियों हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। देखिए आप लोग को बताते चलें, हीमोफीलिया जो है ना ये आपका रक्त के थक्के ना बनने की बीमारी है। यानी अगर ये हीमोफीलिया डिजीज़ किसी को होगा तो साथियों उसका रक्त का ना थक्का नहीं बनेगा। आप जानते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में कौन रोल निभाता है साथियों, विटामिन के निभाता है। और धातु की बात करें तो कैल्शियम धातु रोल निभाता है साथियों। तो देखिए अगर हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है, अगर ये बीमारी किसी को हो गया तो साथियों वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर उसको चोट लग गया तो उसका ब्लड जो है ना, चोट लगने पर ब्लड ना बहते रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बातें और आप जानिए इसके बारे में।
हीमोफीलिया के बारे में कुछ बातें और आप जान लीजिए, नोट कर देते हैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये एक्स गुणसूत्र से जुड़ी अनुवांशिक बीमारी, क्या है ये? एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी, लिख लीजिएगा आप लोग, आनुवांशिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। क्या साथियों? ये आपका किससे? एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। अब आप बताइए कौन सा साथियों? आनुवांशिक बीमारी किससे? एक्स गुणसूत्र से। अब आप बताइए कि ये जो अब एक्स गुणसूत्र वाला अगर बीमारी है तो ये ज़्यादा इफेक्ट किसको पहुंचाएगा? ज़्यादा इफेक्ट ये आपका मेल को पहुंचाएगा कि फीमेल को पहुंचाएगा? तो साथियों जाहिर सी बात है कि मेल को जो है ना, मेल को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मेल को क्या होगा? ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा साथियों, मेल को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका देखिए और आप बात जान लीजिए कि साथियों इसको ना एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? रॉयल डिजीज़। क्या साथियों? रॉयल डिजीज़ के नाम से, रॉयल डिजीज़ के नाम से इसको जाना जाता है। किसको साथियों? आपका जो हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। और ये कैसी बीमारी है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है। अगर साथियों किसी को ये बीमारी हो गया तो साथियों उसको अगर चोट लग जाएगा ना तो उसका ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड काफ़ी लंबे समय तक बहते रहता है। ठीक है, इन सभी बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा कि ये एक रॉयल डिजीज़ है और ये एक्स लिंक, एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई आनुवांशिक बीमारी है और ये मेल को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन सभी बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, ये था आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। फिर मिलेंगे इसी तरह से सवालों को लेकर के, इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर के। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। साथियों देखिए, अभी आप लोगों का फ़िलहाल साइंस का क्लास चल रहा है, बहुत जल्द आप लोगों का सोशल का भी क्लास चलेगा। ठीक है, बाकी और भी जितना सा चीज़ें, मैथ का भी क्लास चलेगा, हर एक चीज़ का आपका क्लास होना है साथियों। आप बस घबराएं मत, इसी तरह से मेहनत करते चलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।